नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 की खबर। साल 2024 बार बार याद दिलाना जरूरी है क्योंकि साल 2024 में आम चुनाव है, यानी कि लोकसभा के चुनाव है। आपके अपने सांसद ने 5 साल में काम क्या किया है, आने वाले सांसद में खूबियां क्या देखना चाहते हैं, बैकग्राउंड भी देखिए और भविष्य को लेकर जो भी चिंताएं हैं उनको भी देखिए, क्योंकि 24 की खबर हर वो खबर लेकर आपके सामने आ रहा है कार्यक्रम, ताकि आप ये जान सके कि आपके नेता और आपकी जो राजनीतिक दल या फेवरेट हैं या नहीं भी हैं वो क्या सोच रहे हैं। इसलिए 24 की खबर में हर वो खबर दिखेगी जो 2024 को ध्यान में रखते हुए 2023 में महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे हुए। ऐसे में छत्तीसगढ़ पहुंचे और यहां पर कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को केंद्र की तरफ से हजारों करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके चलते विकास के काम नहीं हो पाए। पीएम ने आगे यह भी कहा कि इस साल बीजेपी सरकार ने 1 साल में छत्तीसगढ़ को रेलवे विस्तार के लिए 4000 करोड़ रुपए दे दिए। क्या कहना था पीएम मोदी का, कैसे सियासी हमला बोला, देखिए। साकार होगा जब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार होगी। दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं, यहां की कांग्रेस सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से बड़ा वायदा भी किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार यहां पर बनते ही कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के हक में होगा। गरीबों के पक्के घर बनाए जाएंगे, जो बाकी है वे तेज गति से बनाने का काम भी पूरा किया जाएगा। पीएम ने यह भी आगे कहा कि कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे पिछड़े समाज को गाली देने से पीछे नहीं हटती है। आज आपको एक वायदा करना चाहता हूं, यहां भाजपा सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला, ये लिख रखिए, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ ने बनने के बाद पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब। साल 2024 को लेकर हर पार्टी और हर पार्टी का नेता जीत का दावा कर रहा है और अपनी तरफ से वायदे भी कर रहा है और साथ ही विरोधियों को निशाने पर ले रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में राहुल गांधी कहां पीछे रहने वाले थे। ओबीसी समाज को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के शाजापुर पहुंचे थे, चुनाव प्रचार वो भी कर रहे हैं। वैसे तो मुद्दे कई उनके पास थे, लेकिन साथ ही इस समय ओबीसी के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। बीजेपी के 10 साल से सरकार है, 90 अफसर सेक्रेटरी हिंदुस्तान को चलाते हैं। मैं हिंदुस्तान के सब ओबीसी से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपकी भागीदारी है हिंदुस्तान की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में। आप मुझे बता दो, इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं? महिला आरक्षण कानून बन चुका है और इसी को लेकर इस समय राजनीतिक गरमाई हुई है। विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। ऐसे में महिला आरक्षण कानून पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के कथित बयान पर बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, या यूं कहे कि पलटवार किया और ये कह दिया कि ये उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, पिछले 27 सालों से जो एक इंतज़ार था, एक प्रतीक्षा थी सभी हमारी बहनों की, वो पूरी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से सभी महिलाएं जो वो धन्यवाद करना चाहती हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि जब से ये बिल पास हुआ है तब से महिलाओं के अंदर एक अलग ही तरह का जोश है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ कहीं भी किसी भी राज्य में जाते हैं तो महिलाएँ जो हैं वो उनका बहुत मान सम्मान करती हैं। तो एक 27 साल से जो विपक्षी दलों ने एक खिलवाड़ बना रखा था इस बिल का,
तो वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी पहल से। अब चुनाव के दौरान नेताओं की ओर से जनता को लोक लुभावन वायदे किए जाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था उनके लिए की जाती है, लेकिन इस बार चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कम से कम ये नहीं करने वाले। बड़ा बयान उनका सामने आ गया। नितिन गडकरी का कहना यह था कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो पोस्टर बैनर नहीं लगवाएंगे, ना ही चाय पानी पिलवाएंगे किसी को, ऐसी व्यवस्था नहीं करने वाले। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिसको वोट देना है वो तो देगा ही, वो खुद आकर देगा, जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा। गडकरी ने यह भी कहा कि मैं चुनाव में रिश्वत नहीं लेता हूं और ना किसी को भी ऐसा करने की अनुमति देता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ईमानदारी से आप सभी की रोज सेवा कर सकता हूं। बता दें कि इससे पहले भी नितिन गडकरी ऐसा बयान दे चुके हैं। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि वोटर बहुत होशियार है और सब कुछ जानता है, लेकिन वोट उसी को देता है जिसको देना होता है, बेशक किसी का भी खाए। और यह भी कहा गया कि मैंने मटन एक बार खिलाया था लेकिन मैं हार भी गया। 2024 पर नजर सबकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन दिनों अपने आप को भी पूरी तरह से तैयार कर लिया है कि चुनाव प्रचार की धार को तेज कर दिया जाएगा। अपने काम को लेकर जनता के बीच वो जा रहे हैं और उनका कहना यह था कि राजस्थान में विकास के काम हुए हैं। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि जनता ने अपना मन बना लिया है। अब ये झूठे सच्चे जो है सर्वे देंगे, सर्वे दिलवाएंगे, कोई दम नहीं है। पब्लिक अपना माइंड बना चुकी है। नंबर 1, हर गांव में हर घर के अंदर बेनिफिशियरी मिलेगा आपको, क्योंकि लाभ मिलेगा सरकारी योजनाओं का, चाहे वो 100 यूनिट बिजली भी क्यों नहीं हो। तो खाली हमने गरीबों के लिए नहीं करी है, सबके लिए करी है, सबको राहत मिली है। वो अलग बात है जो गरीब आदमी है उसका बिल 0 हो गया, क्योंकि 100 यूनिट चलाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। बाकी हमारी योजनाएं, हमारे कानून बने हुए, मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस की निशानी राजस्थान है। राजस्थान पर इस समय हरियाणा के नेताओं का पूरा फोकस है। ये चेहरा है हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ का। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान पर फोकस किए हुए ओपी धनखड़ ये जानते हैं कि पार्टी को जीत दिलाना बहुत जरूरी है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, क्या फिर से यही रिपीट होगा? बड़ा सवाल है। बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के कई नेता राजस्थान पहुंचकर पार्टी का प्रचार करें। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष पहुंचे 2 विधानसभाओं में, खासकर नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर पहुंचकर इस सीट को अपनी सीट बता दिया और कहा कि ये सीट तो हम जीतने वाले हैं। नवलगढ़ का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी कार्यकर्ताओं की टीम ने और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस के विधायक के अपराधीकरण से, उसकी गुंडागर्दी से नवलगढ़ पूरा का पूरा परेशान है और उसके की पराजय के लिए संकल्पबद्ध है भारतीय जनता पार्टी की टीम। इस बार से नवलगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। राजस्थान के चुनाव में जेजेपी पार्टी भी टक्कर देने की तैयारी कर रही है और ऐसे में जेजेपी के कई नेता राजस्थान में भी प्रचार प्रसार करते नजर आने वाले हैं। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी तैयार है, इस बात का दावा किया गया। बीजेपी के साथ क्या बात बनेगी? सवाल बड़ा है, भविष्य जवाब देगा। देखिए, कहने वाला क्या कहेगा ये तो मैं इसका उत्तर तो नहीं दे सकता। मैं ये मान के चलता हूँ कि जननायक के बारे में पूरे हिंदुस्तान में, आपको पता है कि बॉम्बे में रैली कर दी थी जाके। राजस्थान तो हमारा गढ़ है। राजस्थान उनकी कर्म भूमि पे जाकर के हमने रैली की जननायक की। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कर्म भूमि में की। 2 बार वहाँ से उन्होंने सेवाएं दी, अपनी विधायक रहे। तो हमारे लिए कोई राजस्थान हरियाणा से भिन्न नहीं है। और हम रोक भी लें हरियाणा के जितने भी, सभी पार्टियों ने दम लगा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से क्या तैयार है? मीटिंग को लेकर बातचीत भी चल रही थी। 2024 के मद्देनजर चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। इसी को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने जयपुर में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बड़ी मीटिंग की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया, जानकारी हासिल की गई, अब तक किए गए कामों की समीक्षा भी की गई है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने खुद ये बताया कि इस दौरान राज्य स्तर पर
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक की गई तैयारियों पर भी बातचीत की गई है। आयोग के समक्ष भी तमाम तरह के पॉइंट्स रखे गए हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तहत ये तमाम बातें बताई गई, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्य में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। हर चुनाव में महिला सुरक्षा का मुद्दा बड़ा रहता है। इसी को लेकर लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा राजनीतिक विरोधी एक दूसरे के लिए कहते हैं। ऐसे में उज्जैन में नाबालिग से दुष्कर्म का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी को इस मुद्दे पर लगातार घेरने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कह दिया कि प्रदेश में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। आज ये चौपट प्रदेश बन गया है। देखिए, बहुत सारी ऐसी घटना पूरे प्रदेश में, कुछ घटना तो नोटिस में आ जाती है आपके माध्यम से, पर ऐसी घटनाएं रोज दिन पर दिन पता नहीं कितनी होती हैं प्रदेश में जो जिसकी जानकारी नहीं होती। आज ये चौपट प्रदेश बन गया। अब चौपट प्रदेश को लेकर सीधे शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा गया है, लेकिन जनता जवाब किसे देगी, कैसे देगी, किसका पक्ष लेगी, आने वाला वक्त बताएगा। अब चुनाव के दौरान विकास के मुद्दे पर नेताओं की ओर से वोट मांगे जाते हैं। इन दिनों भी देश की राजनीति में कुछ ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम। नेता विकास की बातें करते करते, ढोल बजाते बजाते, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं, मुद्दे कहीं और चले जाते हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर को करीब 80 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सियासत में कभी कोई पीछे नहीं जाता। सियासत में सदैव ये कहा जाता है कि फ्रंट फुट पर ही बैटिंग करनी चाहिए। ग्वालियर के विकास और प्रगति में नए नए स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो निर्देश हर कार्यकर्ता को दिया जाएगा, उस निर्देश का पालन करना हर कार्यकर्ता का दायित्व नहीं। किसानों को लुभाने का काम तो हर पार्टी करती है, और क्योंकि देश की राजनीति में किसानों का अहम योगदान भी है। ऐसे में अब धान खरीद का सीजन है हरियाणा में, और विपक्ष इसी को लेकर सवाल उठा रहा है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी सवाल उठाए। इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और कई सवाल पूछते हुए कटाक्ष भी किया। सवाल क्या थे, आइए सुनते हैं। धान खरीद में हमने कहा था, यहाँ पे पहले आए थे जब जन मिलन समारोह हुआ था करनाल में, जब भी हमने मांग की थी कि 5 सितंबर से धान शुरू हो गया। हमने कहा 15 सितंबर से हर हालत में खरीद शुरू हो जानी चाहिए। इन्होंने 20 सितंबर की कही, और वो अभी तक भी धान के जब धान बिकलेगा तब ये धान खरीदेंगे। जब धान व्यापारियों के उसमें चला जाएगा गोदाम, तब ये धान खरीदेंगे। यही धन घोटाला है, यही धान घोटाला है कि ये साल 2024 में किसानों का मुद्दा उठेगा। धान घोटाले का जिक्र कांग्रेस पार्टी करने वाली है, संकेत दे दिए गए हैं। लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की बात करें, किसानों को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। विपक्ष को जवाब भी दिया है। विपक्ष के आरोपों का जो भी सामना सत्तापक्षी नेता कर रहे हैं उसे सिर्फ गलत बता रहे हैं। ऐसे में उन्होंने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ये भी कह दिया कि मंडियों में धान आ भी रही है, खरीदी भी जा रही है। विपक्ष के हमलों पर जवाब देते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बात तो साफ कर दी है कि हमने केंद्र से खुद ये गुजारिश की थी कि समय से पहले हम धान खरीद की प्रक्रिया को शुरू करवाना चाहते हैं, और उसी के अनुरूप ऐसा किया भी गया है। अब ये भी सच है कि एक दुका जगह ऐसा देखा जा रहा है कि धान खरीद की समस्या किसानों के सामने आ रही है, लेकिन सब जगह ऐसा हो रहा है ये भी हम नहीं कहना चाहते। अब जरूर धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पर आ रही है, किसानों को दिक्कत परेशानी नहीं होने दी जाएगी। पोर्टल भी खोलने का निर्णय लिया गया था। इस बात की जानकारी पहले भी कृषि मंत्री जेपी दलाल दे चुके हैं। जनता की समस्याओं को लेकर हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। ऐसे में रेवाड़ी में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों की समस्याओं को सुना है। ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो और अब तो विधायक भी आने वाले वक्त में जनता के बीच जाएंगे, जनसंवाद करेंगे। साथ ही इस दौरान मूलचंद शर्मा ने
बीजेपी सरकार के कामों को भी गिनवाया, तारीफ की और ये भी कहा कि मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार के राज में पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरियां मिली हैं। प्रदेश तेजी से तरक्की कर रहा है। 2024 का राग अभी से अलापा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनसे किसी कांग्रेस के मित्र से प्रमाण हमको लेने की जरूरत है। उनके प्रमाण सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। परिणाम आएगा, जानकारी मिलेगी। समस्याएं बहुत सी सामने आ रही हैं। लोग अपनी शिकायतों को मंत्री जी के सामने रख रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होते हुए नजर आ रहा है। इसका असर 2024 में कैसा देखने को मिलेगा? हरियाणा सरकार के मंत्री इन दिनों अधिकारियों पर भी नकेल कसते हुए नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि लापरवाह अधिकारियों को सबक सिखाना जरूरी है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो रही। दरअसल बीजेपी अक्सर ये बात कहती हुई नजर आती है कि बीजेपी पार्टी निष्पक्ष रूप से काम करती है और इसी के मद्देनजर बीजेपी के नेता ऐसा काम कर रहे हैं ताकि जनता की समस्याओं का सामना जो करने की बात आ रही है उसका समाधान हो सके। वोट भी तो मांगने हैं। यमुनानगर में हरियाणा सरकार ने बतौर मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये जानकारी दी है कि बड़ा एक्शन सरकार ने लिया है। कैसे, आइए जानते हैं उनकी जुबान। देखिए, मेरे पास काफी शिकायतें थी इसकी। काफी लंबे टाइम से लोग आगे शिकायत करते थे, इनके ना बैठने की शिकायत भी करते थे कि ये ऑफिस में बैठते नहीं, काम नहीं करते। इस प्रकार की शिकायतें भी थी और इस प्रकार की शिकायत भी थी कि वे काफी पैसे लोगों से लेते हैं। और अभी मेरे संज्ञान में एक बेड़थल का मामला आया जिसमें विरासत का इंतकाल था। हरियाणा की राजनीति पर सबकी निगाह टिकी हुई है। आम चुनाव है, उसके बाद एक और बड़ी परीक्षा है, वो है विधानसभा चुनाव की। लेकिन उससे पहले कई बातें ऐसी हैं जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। हरियाणा की राजनीति में क्या एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होगा? क्या हलचल बड़ी होने वाली है? दरअसल इस समय सोशल मीडिया पर चर्चाएं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, जो कि अपने स्तर पर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि ये अफवाहें भी हैं, फिलहाल के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। वीरेंद्र सिंह की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दबे पांव वीरेंद्र सिंह के समर्थक जरूर ये संकेत दे रहे हैं कि जिन में होने वाली रैली और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, ये संकेत दे रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह आने वाले वक्त में हो सकता है कि बीजेपी को अलविदा कह दे, क्योंकि बगावती सुर पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहे हैं। पर इस बात में कोई दम फिलहाल नजर नहीं आता, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि वो बीजेपी के सच्चे सिपाही। साल 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई तरह की खबरें भी देखे जा रही हैं, कई तरह के मुद्दे भी उठ रहे हैं। हम बात करें उन किसानों की जो पटरी पर इस समय बैठे हुए थे। 3 दिन के धरने की बात सामने आ रही थी। पंजाब में तीसरे दिन भी ऐसा देखा गया कि किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे थे। हालांकि ये जो अल्टीमेटम था, ये 3 दिन का था, सरकार को चिढ़ाया गया। अब आने वाले वक्त में सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो फिर से हो सकता है 23 से 24 अक्टूबर को किसान बड़ा प्रदर्शन करें। हालांकि किसानों ने पहले से ऐलान कर रखा है कि दशहरा ऐसा मनाया जाएगा कि किसान सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे। किसानों की मांग है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। बाकी भी डिमांड्स हैं। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को भी कोसा जा रहा है। दिल्ली में आपको याद होगा एक आंदोलन किया गया था, उसके बाद एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसान नेता कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार को किसी न किसी तरह मनाया जाए, नहीं तो उनके पास दूसरा तरीका आंदोलन का। हिमाचल में लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसी को लेकर अब राजनीति भी गरमाई हुई है। दरअसल हुआ क्या, सुक्खू सरकार ने 1,500 से ज्यादा कोविड वॉरियर्स को घर का रास्ता दिखाया है। यह आरोप विपक्ष ने लगाया है। अब कोरोना कर्मचारी बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी परेशानी का कारण नौकरी में एक्सटेंशन ना होना है। यह भी आपको बता दें कि इससे पहले भी कोरोना कर्मचारियों को, कोरोना वॉरियर्स को 5 महीने पहले वेतन नहीं मिला था और विधानसभा के दौरान भी कोविड कर्मचारियों की ओर से हड़ताल कर मांगे पूरे करने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में कई कोरोना वॉरियर्स की मौत भी होने की खबर सामने आई थी। सुक्खू सरकार का ये निर्णय कहीं ना कहीं 2024 के मद्देनजर चर्चा का विषय बनने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने, खासकर जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरने का पूरा प्लान बना दिया। जिक्र किया गया कोरोना वॉरियर्स का, तो इसी को लेकर हिमाचल में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी में
कोरोना योद्धाओं के लिए स्थायी नीति की मांग उठ रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने बयान दिया और सीधे सीधे सुखू सरकार को घेरा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हिमाचल प्रदेश के कोविड योद्धाओं के लिए एक स्थायी नीति बननी चाहिए। जिन लोगों ने हमारी सेवा उस संकट के काल में करी, उनको आज ये सरकार निकालने का प्रयास कर रही है। ये क्या मतलब है कि कभी 3 महीने की नीति, कभी 4 महीने की नीति? अरे इनके लिए एक स्थायी नीति बनना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने उस कोविड काल के अंदर जो है जन जन की जाकर सेवा भी करी थी और घर घर जाके जो है उन्होंने ये प्रयास भी किया था कि हमारी जनता सुरक्षा रहे। कोविड योद्धाओं की इम्पोर्टेंस जो है वो उन्हीं लोगों को समझ आ सकती है जिनको इस बीमारी का समीकरण हुआ था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मुद्दा सिर्फ यही नहीं है, मुद्दा है आपदा का। और 2024 में मुद्दा जरूर उठने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार को राज्य सरकार कोस रही है। केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं। हिमाचल में आपदा के कारण करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है, ये भी सच है। अब ऐसे में राज्य सरकार केंद्र से लगातार राहत पैकेज की मांग कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये राज्य सरकार का कहना है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा से उत्थान के लिए 4500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा कि 3500 करोड़ रुपए से उन लोगों को बचाया जाएगा जिनको परेशानी का सामना करना पड़ा आपदा से, जिनके घर तबाह हुए हैं। सुनिए उनका बयान। 1000 करोड़ रुपए के मनरेगा के तहत, जो मनरेगा है उसके तहत हमने अलाउ किया है कि आप अपने घर की रिटेनिंग वॉल लगा सकते हैं। और जो जितने भी विधायक 68 चुनकर आए हैं, जो विधायक क्षेत्र निधि मिलती है, उसमें भी उनको अलाउ कर दिया है कि आप इंडिविजुअल बात उत्तराखंड करते हैं। साल 2024 में इन्वेस्टर्स समिट के दम पर उत्तराखंड की धामी सरकार यह बताना चाहती है कि निवेश अगर लाना है तो फिर पुष्कर सिंह धामी से पूछिए कैसे लाना है। अब लंदन से लौट आए हैं पुष्कर सिंह धामी और ये दावा करें कि दिसंबर में बहुत इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आने वाला है। ये मुद्दा 2024 का भी मुद्दा है। 500 करोड़ के निवेश के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव वी सतीश बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। कार्यकर्ता उत्साहित थे। वी सतीश ने मुख्यालय में सबसे पहले हर मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और प्रभारियों से बातचीत की। अलग अलग चर्चा की गई। अब तक के कामकाज का लेखा जोखा भी लिया गया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने बताया कि वी सतीश मंत्रियों और वरिष्ठ विधायकों से भी चर्चा करने वाले हैं। कई ऐसे विषय हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होगी और केंद्र के हिसाब से जो भी नियम लागू होते वो भी लागू किए जाएंगे, जबकि कुछ राज्यों की परिस्थितियों के भी नियम कायदे वो भी निर्भर करते हैं कि किस तरह से चर्चा की जा रही है। वी सतीश जी हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक हैं और वी सतीश जी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इंडिविजुअल बातचीत करते हैं। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र चाहता है इसको इस रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए। एक बार फिर से हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं, क्योंकि साल 2024 के चुनाव से पहले साल 2023 में हरियाणा में सांसद बहुत सी बातें करें। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर अक्सर सवाल भी उठते रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस संगठन विस्तार को लेकर असमंजस की स्थिति है। बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस पर जमकर सियासी प्रहार किया है कि जो कांग्रेस का संगठन है, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 9 सालों से भी ज़्यादा समय से जो है वो धूल फांक रहा है। और ये कांग्रेस की परिपाटी रही है कि उनको जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाने की, आगे टरकाने की, आगे सरकाने की जो है उनकी कोशिश रहती है, उनकी आदत है। इसी तरह से आप देखो कि जो महिला आरक्षण बिल था 27 सालों से जो है वो उनकी सरकार भी रही उस समय में, और वो उसको टरका के जो इसको आगे बढ़ाते रहे। और
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से नई संसद भवन के अंदर पहला बिल जो 24 की खबर में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते हैं खबरें अभी तक, क्योंकि खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।